हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई, आज इसका 5वां लेक्चर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक तो कोशिका भित्ति के बारे में, और कोशिका भित्ति के बारे हम लोग पढ़ेंगे अंतः झिल्लिका तंत्र के बारे में। ठीक है ना? एक तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बताइए जरा? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के बाद बेटा अपने को पढ़ना है अंतः झिल्लिका तंत्र। अंतः झिल्लिका तंत्र, अंतः झिल्लिका तंत्र यानी कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है जी, अंतः झिल्लिका तंत्र यानी कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब बेटा शुरू करते हैं एक एक चीज को पढ़ना। सबसे पहले अगर आप कोशिका भित्ति की बात करो यानी कि सेल वॉल की बात करो, ठीक है ना भाई? अगर आप कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की अगर आप बात करते हो, ठीक है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। अगर देखा जाए तो ये खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो पहली सेल देखी थी वो डेड सेल थी, उसमें बाहर बाहर की चीज देखी थी। और जो बाहर बाहर की चीज थी भाई वो क्या थी बताइए जरा मुझे? तो आप कहेंगे कि वो तो सर सेल वॉल थी। तो सेल वॉल की खोज की किसने? सेल वॉल की खोज की रॉबर्ट हुक ने। अगर आप देखें तो ये पादप कोशिका में मेन जो उनका एम्फेसिस है, आप कहेंगे पादप कोशिका में सबसे बाहरी संरचना। ये जो सेल वॉल है आपका कोशिका भित्ति, ये क्या है भाई? ये पादप कोशिका में सबसे बाहरी संरचना है, सबसे बाहरी संरचना, सबसे बाहरी संरचना। मानते हैं कि एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, निर्जीव स्ट्रक्चर है, निर्जीव संरचना है भाई, दृढ़ है, निर्जीव संरचना है। और कैसा है? ये दृढ़ है, याद रखिएगा आप। पादप कोशिका में अगर आप इसके कंपोनेंट की बात करें कि किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, या जैसे अगर आप चाहें तो कवक की भी बात कर सकते हैं। कवक में जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन। अगर आप सेल वॉल में देखें तो सेल वॉल में बना होगा सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। इन चीजों से मिलकर बना होता है शैवाल का सेल वॉल। अगर आप पादप कोशिका की बात करें और देखें कि ये जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में जो सेल वॉल है उसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं? तो एक तो उपस्थित होता है बेटा सेलुलोज, सेलुलोज के अलावा उपस्थित होता है हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन तथा प्रोटीन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। इन सारी चीजों से मिलकर पादप कोशिका का सेल वॉल बनता है। इन सारी चीजों से मिलकर पादप कोशिका का जो है सेल वॉल बनता है। अगर आप सेल वॉल के फंक्शन की बात करो, अगर आप सेल वॉल के कार्य की बात करो, इंटरेक्शन टू आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से बातचीत या संपर्क। देखिए भाई ये क्या है? ये एक सेल वॉल है, एक सेल की, और ये दूसरे सेल की सेल वॉल है। तो इस सेल के संपर्क में कौन आया? सेल वॉल ही तो आया।
देखो जरा ध्यान से, दूसरी वाली जो सेल है उसके संपर्क में कौन आया भाई? सेल वॉल ही तो आया। बताओ। तो एक तो हो गया कि इंटरेक्शन टू आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से संपर्क, बाहरी दुनिया से संपर्क। दूसरा हो जाएगा कि ये संक्रमण से बचाएगा, संक्रमण तथा चोट से बचाएगा, संक्रमण तथा चोट से बचाएगा। अगर कोई मैकेनिकल डैमेज है उससे बचाएगा, मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, अगर इन्फेक्शन होने वाला है तो उससे बचाएगा। साथ ही साथ ऐसे बृहद अणु जिनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल जो अवांछनीय है, अवांछनीय मतलब जिनकी जरूरत नहीं है, तो आप कहेंगे अवांछनीय वृहद अणुओं को, अवांछनीय वृहद अणुओं को या अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध उत्पन्न करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है भाई, दृढ़ता देने का काम करेगा। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है और आकृति का निर्धारण, शेप को भी मेंटेन करता है। आकृति का निर्धारण यानी कि शेप को मेंटेन करेगा वो। इतने सारे काम है भाई। आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करने में, संक्रमण से, चोट से बचाने में हेल्प करेगा, कोई फालतू चीज अंदर नहीं जाने देगा, उसको ना एक मैकेनिकल सपोर्ट देगा, दृढ़ता प्रदान करेगा और आकृति का निर्धारण करेगा। आकृति का क्या करेगा भाई? उसके निर्धारण करेगा। ये देखा आपने। क्लियर है भाई? चलिए इधर देखिए जरा। अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये कैसे बनेगा, देखें भाई। ये इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे दो सेल वॉल बना रहे हैं और हमने इन दोनों सेल वॉल को पूरी तरीके से क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि बीच में हमें प्लाज्मोडेस्माटा भी बनाना है। बीच में हम लोगों को क्या बनाना है? प्लाज्मोडेस्माटा बनाना है भाई। ये इस तरीके से। जब कोशिका मेच्योर होती है तो फिर उसके अंदर ये इस तरीके से द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। ये ऐसे जब आप देखेंगे तो द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है और सबसे अंदर ये उपस्थित होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस तरीके से ये जो जगह है यहां पर इनको जोड़ने के लिए, जो आसपास के सेल है उनको जोड़ने के लिए उपस्थित होता है मध्य पटलिका या मिडिल लैमेला। क्या उपस्थित होता है भाई? मध्य पटलिका या मिडिल लैमेला उपस्थित होता है। तो आप देख रहे हैं जो रेड पेन से आपने बनाया है, इसे आप कहेंगे मध्य पटलिका, मध्य पटलिका, या इसी को इंग्लिश में आप कह देंगे मिडिल लैमेला। मध्य पटलिका कहिए और या फिर आप इसे मिडिल लैमेला कहिए। ये जो मध्य पटलिका है, जो मिडिल लैमेला क्या करता है? आप कहेंगे आसपास के या समीपवर्ती कोशिकाओं की, समीपवर्ती कोशिकाओं की, समीपवर्ती कोशिकाओं की
कोशिका भित्ति को जोड़ता है। समीपवर्ती कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को जोड़ता है। समीपवर्ती कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को जोड़ता है। और ये जो है बेटा, ये मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। कैल्शियम पेक्टेट एक पदार्थ है, मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। तो बच्चों ये जो मध्य पटलिका है, ये जो मिडिल लैमेला है, ये जो अड़ोसी पड़ोसी सेल हैं, ये जो नेबरिंग सेल हैं, ये जो समीपवर्ती कोशिकाएं हैं, उनकी कोशिका भित्ति को जोड़ने का काम करता है, वो सेल वॉल को जोड़ने का काम करता है। और यहीं पर ये प्रेजेंट रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये इधर उधर से जो साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है, दरअसल दिख रहा है ना, इधर उधर जुड़ा हुआ है। तो बेटा इनको कह दिया जाता है जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा। जीव द्रव्य तंतु कह दिया जाता है या प्लाज्मोडेस्मेटा कह दिया जाता है। जीव द्रव्य तंतु या फिर प्लाज्मोडेस्मेटा कह देते हैं भाई। जीव द्रव्य तंतु या फिर प्लाज्मोडेस्मेटा। और आप देखेंगे कि ये क्या करता है, समीपवर्ती कोशिकाओं के जीव द्रव्य को जोड़ता है। समीपवर्ती कोशिकाओं के समीपवर्ती कोशिकाओं के समीपवर्ती कोशिकाओं के जीव द्रव्य को जोड़ता है। समीपवर्ती कोशिकाओं के जीव द्रव्य को जोड़ता है। ये साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। एक सेल और दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है, उसे जोड़ने का काम करता है। ये कोशिका झिल्ली है, जिसके बारे में कल का पूरा लेक्चर हमने पढ़ा था। तो आज हम कोशिका झिल्ली के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे भाई, पढ़ना ही नहीं है, पूरा तो पढ़ चुके हैं। ये जो बाहर की तरफ पाई जा रही है, ये है प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये क्या है भाई, प्राथमिक कोशिका भित्ति है, ये प्राइमरी सेल वॉल। प्राथमिक कोशिका भित्ति यानी कि प्राइमरी सेल वॉल। अगर आप इसको द्वितीयक कोशिका भित्ति से तुलना करें तो ये थोड़ा लचीली है। लचीली है, वृद्धि में सहायक है। लचीली है और वृद्धि में सहायक है। देखो, सेल वॉल ओवरऑल एक दृढ़ संरचना है, लेकिन जब आप प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल की तुलना करोगे, जब आप प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल की तुलना करोगे, तो आपको पता चलेगा कि सेकेंडरी कोशिका भित्ति की तुलना में ये जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है, ये थोड़ा सा लचीली है। प्राथमिक कोशिका भित्ति से अंदर, सेल मेम्ब्रेन से पहले, ये बीच में, ये ऐसे, ये सेकेंडरी सेल वॉल पाया जाता है बेटा, द्वितीयक कोशिका भित्ति पाया जाता है। सेकेंडरी सेल वॉल यानी कि द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति। और बच्चों ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये जो द्वितीयक कोशिका भित्ति है, अगर आप सेकेंडरी सेल वॉल को देखें, द्वितीयक कोशिका भित्ति को देखें, तो ये प्राइमरी सेल वॉल की तुलना में बहुत ही ज्यादा दृढ़ होती है, और साथ ही साथ ये वृद्धि या विभाजन में सहायक नहीं होती है। ठीक है ना, वृद्धि या विभाजन में सहायक नहीं होती है। वृद्धि या विभाजन में सहायक नहीं होती है। कौन? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है बेटा, वो आप कहेंगे कि वृद्धि या विभाजन में सहायक नहीं है। यानी कि अगर आप देखें, देखिए सिस्टम कैसा बनता दिखाई दे रहा है आपको, कि सबसे बाहर क्या पाया जाएगा भाई जी? प्राइमरी सेल वॉल। बताओ,
सबसे बाहर क्या पाया जाएगा? प्राइमरी सेल वॉल। फिर क्या पाया जाएगा? सेकेंडरी सेल वॉल। और फिर पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना? प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, बाकी के सेल ऑर्गेनल। ये सीक्वेंस है प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच। एक और पॉइंट है जो मैं यहां पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। क्या होता है बेटा कि जब कोशिकाएं मैच्योर हो रही होती हैं, जब कोशिकाएं परिपक्व हो रही होती हैं, तो कोशिकाओं के परिपक्वन के समय क्या होता है कि जैसे जैसे सेकेंडरी सेल वॉल बनती जाती है, ठीक है ना, जैसे जैसे सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता जाता है, तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इसका क्षय होने लगता है। यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल बनता जाएगा और प्राइमरी सेल वॉल का क्षय होता जाएगा। प्राइमरी सेल वॉल का क्या होता जाएगा बेटा? क्षय होता जाएगा। तो आप कहेंगे मैच्योरिटी के समय या परिपक्वन के समय या परिपक्वता आने पर, परिपक्वता आने पर जैसे 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 द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण होता जाएगा, जैसे जैसे द्वितीयक कोशिका भित्ति का, जैसे जैसे द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण होता जाएगा, निर्माण होता जाएगा, प्राथमिक कोशिका भित्ति का क्षय होता जाएगा। प्राथमिक कोशिका भित्ति का, प्राथमिक कोशिका भित्ति का क्षय होता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे सेकेंडरी सेल वॉल बनती जाएगी, प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे झड़ जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब कुछ एनसीईआरटी से है। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मिलेगा जरूर, देखिए जरा ध्यान से। ठीक है भाई, ये सारी चीजें देख ली आपने, क्लियर है? चलो, अगर ये क्लियर है आपको तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अंतः झिल्लिका तंत्र। ठीक है जी, अंतः झिल्लिका तंत्र पढ़ते हैं अब हम। आइए, अंतः झिल्लिका तंत्र। इसमें क्या दिया जाएगा? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अंतः झिल्लिका तंत्र कह लीजिए, या इसी को कहा जा सकता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। नाम देखो क्या लिखा हुआ है, अंतः झिल्लिका तंत्र। समझ पा रहे हो भाई? अंतः झिल्लिका तंत्र यानी कि अंतः का मतलब अंदर, इंडो किसके अंदर? सेल के अंदर भाई, कोशिका के अंदर। झिल्लिका यानी कि झिल्लियों का बना हुआ, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस पार्ट, सिस्टम, तंत्र।
एक ऐसा तंत्र जो कोशिका के अंदर उपस्थित है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित है और मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है, अंतःझिल्लिका तंत्र कहेंगे भाई उसे, अंतःझिल्लिका तंत्र कह दिया जाएगा। यहां पे जब आप देखेंगे तो बेटा क्या है कि ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया न्यूक्लियस, केंद्रक। ये तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक हो गया। अब ये दोनों केंद्रक झिल्लियां जो हैं वो आपस में इस तरीके से मिली हुई हैं, तो क्या बन जाएगा, केंद्रक का छिद्र बन जाएगा। और आप देखेंगे कि ये जो ईआर बन रहा है ये यहां तक जा सकता है, ऐसे एकदम मेम्ब्रेन तक भी जा सकता है। आप चाहें तो एक ईआर इधर भी बना लें समझने की दृष्टि से। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो बाहरी केंद्रक झिल्ली है, उसका विस्तारण होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हो गया आपका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। यहां पे राइबोसोम जोड़ लो, तो जिधर राइबोसोम है वो हो जाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि आरईआर, अभी बताऊंगा मैं। और जिधर राइबोसोम नहीं जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा एसईआर, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर ये ऐसे बनना शुरू हो जाएगा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। फिर आप यहां से देखेंगे कि ये है लाइसोसोम और इधर कहीं ये प्रेजेंट है वैक्यूल। तो ये हो गया भाई रसधानी यानी कि वैक्यूल, बड़ा पार्ट होता है। ये हो गया गोल्जी बॉडी और ये हो गया लाइसोसोम। और भी सेल ऑर्गेनल है, 3D में है तो थोड़ा पीछे बने हुए आपको दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होता है कि ये जो सेल ऑर्गेनल हैं, एक तो ये झिल्ली आबद्ध हैं, ये जो कोशिकांग हैं ये झिल्ली आबद्ध हैं और उनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है। कोई काम यहां से होगा वो चीज यहां बनेगा, यहां उसका संवेष्टन होगा, बचा खुचा यहां भेज दिया जाएगा, कुछ यहां भेज दिया जाएगा। अगर आप अलग अलग देखें तो इनके काम तो अलग अलग हैं भाई, लेकिन उनके बीच में क्या है, वो सुनियोजित तरीके से हो रहा है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहा है। जैसे हमारा और आपका काम अलग अलग है बेटा, हमारा काम और आपका काम अलग अलग है। आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना, सही बात है। आपका काम क्या है, पढ़ना, हमारा काम क्या है, पढ़ाना। लेकिन हम दोनों का काम आपस में कोऑर्डिनेटेड है। आप पढ़िएगा तो हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे तो आप पढ़िएगा, है जी भाई। ऐसे ही मामला यहां पर होता है। तो बच्चों ये अंतःझिल्लिका तंत्र में जो सेल ऑर्गेनल होते हैं, याद रखिएगा आप, अंतःझिल्लिका तंत्र में जो सेल ऑर्गेनल होते हैं, आप कहेंगे कि झिल्ली आबद्ध कोशिकांग, और वो भी सब एकल झिल्ली आबद्ध होते हैं, ये भी याद रखिएगा। झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होते हैं, यानी कि बेटा ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो मेम्ब्रेन से बाउंड हैं, जो मेम्ब्रेन से ढके हुए हैं, जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हैं, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग हैं। और ये जो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग हैं, प्रत्येक का अलग कार्य होता है, प्रत्येक का या प्रत्येक कोशिकांग का अपना अलग कार्य होता है, प्रत्येक कोशिकांग का अलग अलग कार्य है। एक ही काम को नहीं करते हैं, बस ये सुनियोजित तरीके से कि एक काम हम करेंगे, उसके आगे काम इसको तुम करना, इसमें उसके आगे का काम तुम करना। लेकिन आपस में इनके कार्य क्या हैं, सुनियोजित हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं। आपस में इनके कार्य सुनियोजित हैं, सुनियोजित।
कोऑर्डिनेटेड है भाई। इनके कार्य कैसे हैं? कोऑर्डिनेटेड हैं। ऐसा कुछ निर्देशित है कि एक के बाद एक वो काम होते हैं। तो उससे फिर ये जो सिस्टम बनेगा, कि अलग अलग सेल ऑर्गेनल जो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन एक के बाद एक उनके काम आपस में जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं, ऐसे झिल्लियाबद्ध कोशिकांग जो हैं वो मिलकर अंतः झिल्लिका तंत्र का निर्माण करेंगे, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का निर्माण करेंगे। जैसे अगर आप देखें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बेटा गोल्जी बॉडी और लयनकाय यानी कि लाइसोसोम, तथा रसधानी अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग हैं। अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग हैं। अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग हैं क्योंकि आपस में इनके कार्य कोऑर्डिनेटेड होते हैं। आपस में इनके कार्य कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है भाई। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लयनकाय और राजधानी ये जो हैं ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हैं। ये अंतः झिल्लिका तंत्र का हिस्सा हैं। क्यों है अंतः झिल्लिका तंत्र का हिस्सा? क्योंकि इनके जो कार्य हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड है भाई। दूसरा अगर आप देखें तो आप कहेंगे हरित लवक, एनसीईआरटी ने भी पढ़ाया आपको, हरित लवक, पेरोक्सीसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक, पेरोक्सीसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया अंतः झिल्लिका तंत्र के पार्ट नहीं है, अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं है। अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं है। अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं है क्योंकि इनके कार्य कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं। क्योंकि इनके कार्य कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं। क्योंकि इनके कार्य कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं। ठीक है भाई। इनके जो कार्य हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, इनके फंक्शन जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बेटा? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया वो अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग भी नहीं होते हैं। वो अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग भी नहीं होते हैं। बच्चों एक साइंटिस्ट हुआ, उसका नाम था नोविकोफ। ये नाम मत याद रखिएगा। नोविकोफ ने अंतः झिल्लिका तंत्र को समझने के लिए गर्ल सिस्टम बताया। गर्ल सिस्टम उसका कहना था, गर्ल सिस्टम से वो क्या समझा रहा था वो देखिएगा, कि गोल्जी बॉडी फॉर्म्ड बाय ईआर फॉर्म्स लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी जिसका निर्माण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है वो लाइसोसोम बनाता है। यहां पर आर का मतलब कहीं पर भी राइबोसोम नहीं होगा, दिमाग मत लगाना कि हाँ जी फॉर गोल्जी बॉडी, ई फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर उसके ऊपर जो राइबोसोम अटैच है, एल मतलब लाइसोसोम। भाई जी अंतः झिल्लिका तंत्र मेम्ब्रेनस पार्ट है और राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है।
तो गर्ल सिस्टम का मतलब क्या है कि गोल्जी बॉडी फॉर्म्ड बाय ईआर फॉर्म्स लाइसोसोम, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी बनाएगा और गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बनाएगा। तो अगर कभी पूछा जाए कि जो अंतःझिल्लिका तंत्र के भाग हैं, जो अंतःझिल्लिका तंत्र के कोशिकांग हैं, उनकी उत्पत्ति का क्रम क्या होगा, जो अंतःझिल्लिका तंत्र के कोशिकांग हैं उनकी उत्पत्ति का क्रम क्या होगा, तो भाई ये होगा उनकी उत्पत्ति का क्रम कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी और फिर लाइसोसोम। क्या बेटा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और फिर लाइसोसोम। राइबोसोम कभी भी इसका पार्ट नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है भाई? राइट, चलिए फटाफट से देख लीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड का समय है और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, अब एक एक करके इसके जो सेल ऑर्गेनल है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक एक करके जो इनके सेल ऑर्गेनल है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहला पढ़ना है अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःद्रव्यी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बच्चों ये जो संरचना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। जो बाहरी केंद्रक झिल्ली है, बाहरी केंद्रक झिल्ली, उसका क्या होता है, ये विस्तरण होता है। इधर देखिएगा जरा ध्यान से, मान लीजिए कि ये सब क्या है, बेटा मान लीजिए कि ये ऐसे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ध्यान से समझिएगा आप, ये ऐसे पूरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये क्या है भाई, कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। क्या है बेसिकली ये, तो आप कहेंगे कि बाहरी केंद्रक झिल्ली के विस्तरण, बाहरी केंद्रक झिल्ली के विस्तरण, बाहरी केंद्रक झिल्ली के विस्तरण या एक्सटेंशन। कुछ एक पॉइंट जो आपको डायग्राम से समझने होंगे, लिखाऊंगा नहीं मैं, याद रखना, फिर बाद में मत रोने लगना। इधर देखो भाई, जैसे यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग ऐसे न्यूक्लियस बना रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे हम लोग बना रहे हैं न्यूक्लियस। चलो भाई, तो आप देखोगे ये इस तरीके से केंद्रक बनाया हमने, ये न्यूक्लियर पोर और ये सारी चीजें। अब क्या है कि ये इस तरीके से ईआर बनना शुरू होता है। और मैं आपको बताऊं, ये जो ईआर है ना, ये भाई
कहाँ तक जा सकता है? इस झिल्ली तक जा सकता है जो आप देख रहे हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तक जा सकता है ये विस्तार। इस इधर जब आप देखेंगे ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये कोशिका का स्थान है, और कोशिका के अंदर ये जो स्थान है, ये स्थान किसने घेरा हुआ है? ये स्थान इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन ने घेरा हुआ है। यानी ये वो हिस्सा है जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कवर कर लिया है। क्या बेटा? ये वो हिस्सा है जिसको, जैसे यहां का स्थान है, इसको कह दिया जाएगा एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस। एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस यानी ये किधर है? ईआर के ल्यूमेन के बाहर, ईआर की गुहा के बाहर। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गुहा के बाहर का जो स्थान है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गुहा के बाहर का जो स्थान है, उसे एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस कहा जाएगा। और ये जो स्पेस जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ऐसे कवर किया हुआ है, इसको कहते हैं गुहा स्थान, या इंग्लिश में कह दिया जाएगा लुमिनल स्पेस। बेटा गुहा स्थान कह दिया जाएगा या लुमिनल स्पेस कह दिया जाएगा। और ये जो गुहा स्थान है, ये जो गुहा स्थान है, ये जो लुमिनल स्पेस है, ये कौन सा स्पेस है? ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन। ये क्या है भाई? ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन। यानी पूरे इस स्पेस को, जीव द्रव्य के इस पूरे स्पेस को दो भागों में आपने डिवाइड किया। एक वो हिस्सा ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन ने कवर किया हुआ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन ने ढका हुआ है, जिसको गुहा स्थान या ल्यूमिनल स्पेस कहेंगे। और बाकी ये पूरा स्थान कोशिका के अंदर, बाकी पूरा स्थान कोशिका के अंदर जिसको कि ईआर ने कवर नहीं किया, एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस। अच्छा, यहां पे आप एक और चीज देखिए कि ये दो सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये दो सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि केंद्रक और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में जुड़े हुए हैं। केंद्रक और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? कि ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी हुई है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी हुई है। या ये जो परिकेंद्रकीय अवकाश होता है, ये भाई, ये परिकेंद्रकीय अवकाश किससे जुड़ा है? ईआर के ल्यूमेन से जुड़ा हुआ है। ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, ये जो परिकेंद्रकीय अवकाश है, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस यानी कि ये परिकेंद्रकीय अवकाश ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस यानी कि परिकेंद्रकीय अवकाश किससे जुड़ा हुआ है बताइए मुझे? तो आप कहेंगे कि ये ल्यूमेन से जुड़ा हुआ है। ओके भाई, बात समझ में आ गई सबको? तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बाहरी केंद्रक झिल्ली का विस्तरण है, ल्यूमिनल स्पेस, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। अब क्या है भाई, अगर ऐसा हो जाए कि यहां पर राइबोसोम उपस्थित रहे, ठीक है, एक प्रारूपिक चित्र है ये। अगर भाई जी ऐसा हो जाए कि यहां ईआर की सतह पर राइबोसोम भी उपस्थित हैं, तो फिर इसे कह दिया जाता है खुरदुरी अंतर्द्रव्ययी जालिका। क्या कह दिया जाएगा? खुरदुरी अंतर्द्रव्ययी जालिका। खुरदुरी अंतर्द्रव्ययी जालिका, खुरदुरी अंतर्द्रव्ययी जालिका यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
शॉर्ट में क्या कह देंगे, RER। खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका, आप ऐसे समझो कि किसी सतह पर आप चावल के दाने बिखेर दो, किसी सतह पर आप क्या करो, चावल के दाने बिखार दो, अनाज बिखेर दो, तो वहां पे क्या होगा, खुरदुरापन आ जाएगा, रफनेस आ जाएगी। बोलो भाई क्या आ जाएगा वहां पर, आप कहेंगे सर वहां पर एक खुरदुरापन आ जाएगा, वहां पर एक रफनेस आ जाएगी। सही बात है। इस खुरदरेपन का कारण क्या है, इस रफनेस का राज क्या है? इस रफनेस का राज है कि ये राइबोसोम प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। ऐसा लगता है कि किसी ने छोटे छोटे दाने, मतलब राइबोसोम इतना बड़ा बनाया मैंने, इतनी बड़ी तो सेल नहीं होती, इतना बड़ा एक राइबोसोम बना दिया है। तो ऐसा लगता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर किसी ने छोटी छोटी कणिकाएं, छोटे छोटे दाने रख दिए हैं। कणिकामय अंतर्द्रव्यी जालिका भी कह सकते हैं, ग्रेनुलर अंतर्द्रव्यी जालिका क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है भाई, राइबोसोम प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं बच्चों कि इसकी सरफेस पे क्या हो रखा है, बताओ जरा मुझे, राइबोसोम प्रेजेंट है भाई। ये जो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका है इसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट। और ये जो है मेनली इसका जो काम है वो है प्रोटीन संश्लेषण तथा सिक्रीशन, श्रवण। ऐसी कोई भी कोशिका जहां पर प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा आपको ऐसी RER देखने को मिलेगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। और ऐसी सेल जो सिक्रीशन के काम में इन्वॉल्व है, ऐसी कोशिकाएं जो सिक्रीशन के काम में इन्वॉल्व हैं, जो सिक्रीशन के काम में जुड़ी हुई हैं, वहां पर भी आपको क्या हो जाएगा बेटा, ये ज्यादा देखने को मिलेंगी। और वो सतह बेटा, वो सतह जहां पर राइबोसोम अटैच नहीं है उसको कहा जाएगा चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। उसको क्या कह दिया जाएगा, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। और ये जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है, क्यों है, क्योंकि अब इसकी सरफेस पर वो राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं है। अब इसकी सरफेस पे राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं है, ठीक है ना। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। खास बात क्या है, एक तो ये कि इसकी सरफेस पे राइबोसोम नहीं अटैच, राइबोसोम अनुपस्थित है भाई, यहां से क्या है भाई, राइबोसोम अनुपस्थित है, राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं है। दूसरी बात, एक तो राइबोसोम अटैच नहीं है, और दूसरा क्या है कि ये लिपिड सिंथेसिस, लिपिड यानी कि वसा, इसका जो मेजर रोल है आप कहेंगे कि वसा संश्लेषण एवं उपापचय, लिपिड सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म में इसका ज्यादा रोल है। साथ ही साथ जंतु कोशिका में जो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन है, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में स्टेरॉयडल हार्मोन का निर्माण, स्टेरॉयडल हार्मोन का निर्माण, जो स्टेरॉयड प्रकृति के हार्मोन हैं, जो क्या है बेटा, स्टेरॉयड प्रकृति के हार्मोन हैं, उनका निर्माण करती है ये SER। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, केंद्रक झिल्ली का निर्माण एक बार पूछ लिया गया था, ये केंद्रक झिल्ली का जो निर्माण है वो RER करता है मित्रों, ठीक है। तो ये RER के फंक्शन, राइबोसोम प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है, और ये उसके फंक्शन। एक बार इसको आप फटाफट से देख लीजिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपका पूरा हो गया है। इसके बाद हम लोग बेटा गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके बाद, गोल्जी बॉडी। देख लीजिए फटाफट से।
चलो भाई, देख लिया सबने, आगे बढ़ा जाए अभी। अब अंतर्द्रव्यी जालिका के बाद हमको पढ़ना है गोल्जी काय या गोल्जी सारीर या गोल्जी सामिश्र, बड़े सारे नाम है उसके। गोल्जी काय या इसको कह दिया जाता है गोल्जी सामिश्र। इसी का एक और नाम होता है, इसके मेम्ब्रेन में लिपिड ज्यादा होता है तो लिपोकॉन्ड्रिया भी कह दिया जाता है। प्लांट सेल में इसके जो अवयव हैं वो बिखरे हुए होते हैं तो डिक्टियोसोम भी कह देते हैं। डिक्टियोसोम एक तरीके से सीधे सीधे समझ लो प्लांट सेल का गोल्जी बॉडी। और इसे गोल्जी ने जो नाम दिया था अपरेटो रेटिकुलोर, है ना, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब इसके नाम है। बेटा गोल्जी गोल्जी बॉडी का क्या सीन है वो समझो पहले जरा। कैमिलो गोल्जी जो है, कैमिलो गोल्जी, उसने देखा कि ऐसी कोशिकाएं जो सिक्रीशन के काम में इन्वॉल्व हैं, ऐसी कोशिकाएं जो सिक्रीशन के काम में इन्वॉल्व हैं, ऐसी कोशिकाएं जो सिक्रीशन के काम में इन्वॉल्व है, वहां पर एक जालिकावत संरचना पाई जा रही है, एक नेटवर्क लाइक, मेम्ब्रेनस नेटवर्क लाइक जाल नुमा संरचना पाया जा रहा है भाई। कैमिलो गोल्जी जो है वो लंदन की सड़कों में टहल रहा था और उसने एक सुंदर सी महिला को जाते हुए देखा जिनके पास एक वो पर्स जो होता है फीमेल लोग जो कैरी करते हैं, हैंड बैग क्या बोलते हैं उसे, वो बैग था उनपे। और वो जो बैग है वो जाल नुमा पदार्थ का, मतलब जाल नुमा मटेरियल से बना हुआ था। होता ना ऐसे जाल जाल वाला बैग ले आओ, या जैसे अपना पीडब्ल्यू का बैग होता है वैसा ले लो, है ना, जैसा चाहो। तो वो जो बैग था बाहर से उसका जो मटेरियल था वो जाल वाला था। गोल्जी चमका, अच्छा भाई, मैं जो सेल ऑर्गेनल देख रहा हूं वो भी कैसा है, जालिकावत है। तो उसने नाम दिया था प्रेटो रेटिकुलोर। बाद में कैमिलो गोल्जी के सम्मान में उसको क्या कह दिया गया, गोल्जी काय या गोल्जी सामिश्र। वैज्ञानिक का नाम था मित्रों कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। 1892 का वो साल। उसने एक तंत्रिका कोशिका में देखा, अभिरंजित तंत्रिका कोशिका, अभिरंजित तंत्रिका कोशिका। और उसने बच्चों अभिरंजित तंत्रिका कोशिका में क्या देखा, इसको गोल्जी बॉडी को देखा, गोल्जी बॉडी को, अपरेटो रेटिकुलोर को देखा, जिसे बाद में हम लोगों ने गोल्जी बॉडी कह दिया। गोल्जी बॉडी जो है, ध्यान से समझिएगा, अगर आप देखें आप कहेंगे कि गोल्जी काय, गोल्जी काय चपटी डिस्क नुमा, चपटी डिस्क नुमा संरचनाओं का बना होता है, चपटी डिस्क नुमा संरचनाओं का बना होता है। जिन्हें थैली या कुंड कहते हैं, जिन्हें थैली, कुंड या सिस्टर्नी कहते हैं। थैली कह लीजिए या कुंड कह लीजिए, सिस्टर्नी कह लीजिए। बेटा ये जो थैली है ना, ये थैली है जो कुंड, इसका व्यास होता है 0.5 से 1 माइक्रोन। ये इसका
व्यास है। अलग अलग सेल टाइप में इनकी संख्या भी अलग अलग होती है, 2 3 4 5 6 7 8। कुछ शैवालों में तो क्या होता है, शैवालों में यूनिसिस्टर्नल, एक ही सिस्टर्नी वाला गोल्जी प्रेजेंट रहता है। ये संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित है, संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित। और संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित कहने का क्या मतलब है, जैसे आप देखते हैं ना कि इस तरीके से आप अगर बनाते जाएं तो इन सब का केंद्रक एक ही है। इन सब का केंद्रक क्या है बेटा, एक ही है। हम सब का मकसद एक ही है, चीन टपाक डमडम। तो वैसे ही इन सब का जो केंद्रक है वो बेटा एक ही है, समान केंद्रक है मान लीजिए। तो कहा जाता है कि संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित है। इसमें 2 सतहें पाई जाती हैं। आप कहेंगे सिस व ट्रांस सतह उपस्थित होती है। सिस व ट्रांस सतह प्रेजेंट होती है, जो पूर्णतया अलग होती है, मतलब एक दूसरे से ये अलग प्रकृति के होते हैं, जो पूर्णतया अलग होती है। और ये आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। कुंड यानी कि सिस्टर्नी आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अगर आप ये संरचना देखें मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे आप इस तरीके से बनाएंगे केंद्रक। इस बार मैं केंद्रक थोड़ा छोटा बना रहा हूं, और इस बार मैं न्यूक्लियर पोर और दर्शाने के मूड में नहीं हूं, लेकिन चलो बना देता हूं। तो 2-4 लोग कहेंगे अरे सर आपने तो न्यूक्लियर पोर ही नहीं बनाया सर, अब आरएनए अंदर कैसे जाएगा। कहा हाँ भाई बात तो सही है। चलिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो ये आप यहां से इस तरीके से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना सकते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जहां पे राइबोसोम अटैच है, वो ऐसे क्या करेगा, पी फॉर प्रोटीन बनाएगा, और ये क्या करेगा, एल फॉर लिपिड बनाएगा। क्या करेगा भाई, एल फॉर लिपिड बनाएगा। अब जब आप यहां पर देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना बेटा, समझने वाली बात है अभी। ये कुछ इस तरीके से, और ये मान लीजिए कि ये ऐसे क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन है। ये ऐसे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है भाई। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये भाई जी आपस में क्या है, ऐसे जुड़े हुए भी हैं। आप देख सकते हो आपस में इंटरकनेक्टेड है। इधर वाला जो फेस है इस कुंड का, ये जो कुंड आपको दिखाई दे रहा है, इस कुंड का इधर वाला जो फेस है उसको कहा जाता है उन्नतोदर सतह। उन्नत उदर, फूला हुआ पेट है ना। तो इधर देखो आप, ये क्या है, उन्नतोदर सतह है भाई। उन्नत उदर, पेट फूलेगा ऐसे तो दिखाई देगा, उन्नतोदर सतह, या इसी को कह देंगे सिस फेस, या इसी को कह देंगे कॉन्वेक्स फेस, या इसी को कह देंगे बेटा फॉर्मिंग फेस, या इसी को कह देंगे बेटा एंट्री फेस। बेसिकली एंट्री यहीं से होती है, एंट्री यहीं से होती है। ये जो वेसाइकल्स हैं ये एंटर तो यहीं से करते हैं,
और फिर ये जो मीडियन गोल्जी बॉडी है इसको कहा जाता है मीडियन गोल्जी बॉडी। मीडियन गोल्जी बॉडी, यहां पर क्या होता है, पदार्थों का संवेष्टन होता है, मॉडिफिकेशन होता है। इसी जगह पे क्या होता है, पदार्थों का संवेष्टन यानी कि मॉडिफिकेशन होता है भाई। ये जो मीडियन गोल्जी बॉडी है, इसी मीडियन गोल्जी बॉडी में पदार्थों का संवेष्टन होता है, मॉडिफिकेशन होता है। ये वेसाइकल यहां पे आ गई हैं और अब ये वेसाइकल यहां से बाहर जाएंगी ना आफ्टर संवेष्टन। कुछ वेसाइकल ऐसे यहां से जो वेसाइकल्स निकलेंगे, ये बेटा एग्जिट फेस है। कुछ यहां पर ये लयन काय के रूप में है, किसी दूसरे वेसाइकल के रूप में है, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसे कोशिका के बाहर भेजना हो तो कोशिका के बाहर भी भेज दिया जाए। तो यहां से जो भी मटेरियल अंदर गया, मॉडिफाई हुआ, हो सकता है वो यहीं प्रेजेंट रहे कोशिका के अंदर, या ऐसा भी संभव है कि कोशिका के बाहर चला जाए। ऐसा भी संभव है कि मॉडिफिकेशन के बाद वो जो मटेरियल है वो कोशिका के बाहर चला जाए। और बेटा इसे कहा जाता है उत्तलावतल सतह। इधर का जो फेस है इसको कह दिया जाता है उत्तलावतल सतह। उत्तलावतल सतह, या इसी को कह दिया जाएगा ट्रांसफेस। इधर से देखो, जैसे गुफा में घुस रहे हो ना, ऐसे गुफा में घुस रहे हो, तो इनको कह दिया जाता है कॉनकेव फेस। कॉनकेव फेस, उत्तलावतल सतह जो है वो ट्रांसफेस, कॉनकेव फेस, या इसी को कह दिया जाता है मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस। और यहां से आप देख रहे हो मामला कौन सा वाला, एग्जिट वाला है, तो इसको और क्या कह दिया जाएगा, एग्जिट फेस। यानी कि वो मटेरियल जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, वो सिस फेस से गोल्जी बॉडी के अंदर गया, उसका मॉडिफिकेशन हुआ, संवेष्टन हुआ, और संवेष्टन के बाद वो कहां चला गया, जहां पर जरूरत थी, या तो सेल के अंदर या सेल के बाहर। या तो वो सेल के अंदर चला गया और या फिर सेल के बाहर चला गया। क्लियर है भाई, सेल के अंदर चला गया या फिर सेल के बाहर। ये देखो ये कैसे व्यवस्थित हैं, संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित है, कि इनका केंद्रक एक ही है। ये एक अलग सतह, ये एक अलग सतह है, और आपस में जुड़े हुए भी हैं। और क्या है बेटा, ये आपस में जुड़े हुए भी हैं। आगे बात समझ में सबको क्लियर है भाई यहां तक, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट थिंग जो हमें पढ़नी है, इसके कार्य, गोल्जी बॉडी के कार्य, गोल्जी काय के कार्य। पहला, पदार्थों का संवेष्टन कर, पदार्थों का संवेष्टन कर उसे टारगेट तक पहुंचाना, टारगेट तक पहुंचाना। टारगेट तक पहुंचाना क्या है भाई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल बना, ठीक है ना भाई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल बना वो सिस फेस से अंदर हुआ, मीडियन गोल्जी बॉडी में उसका संवेष्टन हुआ, अब वो ट्रांस फेस से बाहर निकलेगा, और फिर वो जो वेसाइकल है, ऐसा भी हो सकता है कि सेल के अंदर कहीं पर जाएं, या अगर उसको सेल के बाहर भेजना है तो सेल के बाहर भी भेजा जा सकता है। ठीक है भाई, भाई मटेरियल है, पैकेजिंग हो गई, पैकेजिंग के बाद अगर सेल के अंदर उसकी कहीं आवश्यकता है तो सेल के अंदर भेजा जाएगा, सेल के बाहर भेज, जरूरत नहीं है कि चलो ठीक है भाई सेल के बाहर भेज दो, तो सेल के बाहर भी भेज सकते हैं।
और जब आप सेल के बाहर भेजेंगे तो इसी को क्या कह दिया जाएगा? सिक्रीशन कह दिया जाएगा। मटेरियल को जब आप सेल के बाहर भेजेंगे तो इसी को क्या कह दिया जाएगा? सिक्रीशन कह दिया जाएगा। तो गोल्जी बॉडी में गोल्जी बॉडी में जो मटेरियल संवेष्टित होता है, वो जो पदार्थ मॉडिफाई होता है, जो पैकेजिंग होती है मटेरियल की, वो आया कहां से? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया। कहां से आया बेटा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया। दूसरा, ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनने का महत्वपूर्ण स्थल है ये। ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल। ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल। ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है। इसके अलावा ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करता है, लयन काय निर्माण। लयन काय निर्माण। ये मध्य पटलिका यानी कि मिडिल लैमेला का भी निर्माण करता है। एनसीईआरटी वाला काम तो पूरा हो चुका है, आगे दो चार चीजें और बता देता हूं। मध्य पटलिका का निर्माण करता है, ये मिडिल लैमेला का। ये भाई जी कोशिका भित्ति का भी निर्माण करता है। कोशिका भित्ति निर्माण। और इसके अलावा याद रखिएगा कि स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, स्पर्म का क्या होता है? एक्रोसोम। स्पर्म में एक संरचना पाई जाती है ना ऊपर हेड में, एक्रोसोम। तो बेटा स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो क्या है? एक रूपांतरित गोल्जियन वेसाइकल है। एक रूपांतरित गोल्जियन पुटिका है। क्या है भाई? रूपांतरित गोल्जियन पुटिका। मतलब क्या हुआ कि गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। वो पर्टिकुलर जो गोल्जी बॉडी की वेसाइकल होती हैं, वो वेसाइकल आपस में फ्यूज होकर एक संरचना बनाती हैं। वो सारी वेसाइकल आपस में फ्यूज होकर एक संरचना बनाती हैं और उस संरचना को कह दिया जाता है एक्रोसोम। जब भी आप 12th के सिलेबस में एक्रोसोम मतलब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको एक्रोसोम वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एंड इट इज ऑल अबाउट गोल्जी बॉडी। इंपॉर्टेंट है, गोल्जी बॉडी के बिना नीट का पेपर नहीं बनता है, याद रखिएगा। नीट में गोल्जी बॉडी से सवाल आएगा जरूर। नीट में गोल्जी बॉडी से सवाल आएगा जरूर। देख लो भाई, फटाफट से देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप ये कार्य भी देख लीजिए। चलो बच्चों, अगली चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, लयन काय। लाइसोसोम। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लयन काय यानी कि लाइसोसोम। आप सब जानते हैं कि लयन काय जो होता है वो एक झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है।
कैसा कोशिकांग है भाई? झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है। झिल्ली आबद्ध कोशिकांग क्रिश्चियन डी डुबे ने डिस्कवर किया था। जरूरत नहीं अपने को क्रिश्चियन डी डुबे का नाम लेने की, कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। एनसीईआरटी नहीं दिया तो जो साइंटिस्ट एनसीईआरटी नहीं कहेगी किसका नाम याद करो, हम क्यों याद करें? ऑलरेडी वह इतनी सारी चीजें हैं, पहले वो तो याद कर लें यार। दो शब्द हैं यहां पर, एक है लाइसो जिसका मतलब है लिसिस, या यहां पर आप कह सकते हैं अपघटन, और सोम यानी कि स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। एक ऐसी संरचना जो पदार्थों के अपघटन से संबंधित, एक ऐसी संरचना जो पदार्थों के अपघटन से रिलेटेड है। आप कहेंगे कि ये जो है लयनकाय, पहली बात तो ये कि लयनकाय का जो निर्माण है वो कहां से होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। लयनकाय का जो निर्माण है भाई जी कहां से होता है? गोल्जी काय से होता है। लयनकाय का निर्माण कहां से होता है? गोल्जी काय से। दूसरी बात, आप कहेंगे लयनकाय में जल अपघटनी एंजाइम, लयनकाय में जल अपघटनी एंजाइम जैसे कि जल अपघटनी एंजाइम जैसे कि प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, कार्बोहाइड्रेज आदि पाए जाते हैं, जो कि एक विशेष पीएच पर, और विशेष पीएच कितना होता है बेटा? 5 पर सक्रिय होकर पदार्थों का अपघटन करते हैं, ये हैं वो एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर भरे हुए हैं। और बच्चों लाइसोसोम के अंदर ये जो एंजाइम भरे हुए हैं ना, ये एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच, जो पीएच 5 है, वहां पर क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं, और फिर सक्रिय होकर पाचन करते हैं, अपघटन करते हैं। ये जो अपघटन का काम है ये सेल के बाहर भी होता है, यानी ये एंजाइम सेल के अंदर भी ये काम करेंगे और सेल के बाहर भी ये काम करेंगे, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। जब सेल के अंदर ये अपघटन का काम करते हैं तो इसको कह दिया जाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और जब सेल के बाहर ये काम होता है तो उसको कह देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और मैं आपको बताऊं, आवश्यकता पड़ने पर ये खुद की सेल को भी खत्म कर सकता है, ऑटोलिसिस भी करा सकता है, ठीक है ना? सेल की मौत करा देगा, ये जिस सेल में है उसी सेल की मौत करा देगा। इसीलिए इसको कह दिया जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, देखो बच्चों क्या होता है, आप जो भी मटेरियल खाते हो, खाना वाना, उसको पचाने के लिए एंजाइम तो कहां से मिलता है? लाइसोसोम से मिलता है।
लाइसोसोम एंजाइम रिलीज करेगा, एक पीएच पे सक्रिय होकर वो पाचन करा देंगे। क्या होता है कि अगर आप जनरली, मैं आपको एक मतलब इसको बहुत ऐसे 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन जो इंसान बहुत कम खाना खाए उसे जनरली कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप हर हफ्ते में एक दिन भूखे रहें तो कैंसर होने के जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं। कैंसर होने के चांसेस क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि जब आप खाना नहीं खाते लेकिन शरीर को तो ऊर्जा चाहिए, तो ये लाइसोसोम क्या करता है ना, ऐसी कोई भी सेल जो आगे चल के कैंसरस हो सकती है, जो जो सेल ठीक से काम नहीं कर रही है ना, जो सेल मर चुकी है शरीर के अंदर और पड़ी हुई है, उन सबको ये खा पी के बराबर कर देता है। उन सबको ये क्या करता है, खा पी के बराबर कर देता है। और बेटा यही वजह है कि जो ये व्रत और उपवास की परंपरा शुरू की गई थी, इसीलिए शुरू की गई थी। एकादशी का व्रत रखा इसलिए जाता था कि एक दिन भूखे रहो, पानी पियो ज्यादा, भूखे रहोगे, पानी ज्यादा पियोगे, बढ़िया एक्टिविटी होगी, लाइसोसोम एंजाइम रिलीज करेगा, और जो भी आलतू फालतू के सेल हैं, डिफॉल्टर सेल हैं जो कल को काम खराब कर सकते हैं, उन सबको लाइसोसोम के एंजाइम खा पी के बराबर कर देंगे, मामला साफ कर देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया होगा, है ना, वो व्रत के दौरान आदमी नॉर्मल दिनों से ज्यादा खा रहा है आजकल। नॉर्मल दिनों में तो हो सकता है चाय वाय पी के काम चला ले, व्रत वाले दिन एक तो पूरा परिवार जो इंसान व्रत है उसके चक्कर में परेशान परेशान का सेवा में लग जाता है। सिलेंडर उठा दो, अरे नहीं नहीं उनसे मत कहो कुछ, उनसे मत कुछ कहो, उनका व्रत है। टंकी में पानी खत्म हो गया, भैया मोटर चला दो, अरे यार आज व्रत है, आज तो सुकून से लेटने दो। एक बार तो किसी ने मना कर दिया कि काम ना करो, दोबारा भाई ने खुद ही मना कर दिया, है ना। और दबा के भाई दूध घी खाया जा रहा है उस दिन, हर चीज घी में फ्राई हो रही है। कहां से कल्चर आ गया आजकल? देखो ना, फलाहारी बर्गर, फलाहारी चिप्स, फलाहारी डोसा, तुमने बनाया ना ये, तुम अपना मर्जी से कुछ भी बना लो भाई। फलाहार का मतलब समझो, पहली बात तो फलाहार का मतलब ये है कि जब ना चले, बिल्कुल लगे कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, एक सेब खा लिया, एक दो केले खा लिए, पानी पी लिया। फलाहार का ये मतलब थोड़ी है कि 20 टाइप के जो फल आए हैं, आधा सेब कट के रखा हुआ, केले कट के रखे हुए, अनार पड़ा हुआ है, उसमें अनार के दाने डाल दिए हैं, पपीता डाल दिया है, तरबूज आ रहा है, तरबूज पड़ा हुआ है, लेके फॉर्क जो है बड़ी स्टाइल से बाबूजी बने खा रहे हैं। क्या मतलब है भाई तुम्हारे व्रत रहने का? क्या मतलब है? पहले आदमी व्रत रहता था, उपवास रहता था, उसका वेट लॉस होता था। आजकल जिस तरीके से व्रत की परंपराएं हैं, आप कभी भी देखना, 9 दिन की नवरात्रि के बाद देखना, मैक्सिमम जो यंग लोग हैं उनका वेट बढ़ा हुआ मिलेगा। जो बहुत पुराने लोग हैं, जो अभी भी पुराने तरीके से व्रत रह रहे हैं, उनका समझ में आता है। बाकी तो भाई जी वेट बढ़ा हुआ मिलेगा, मैं बता रहा हूं आपसे। एक तो चाय बढ़ जाती है, एक तो क्या होता है कि चाय बढ़ जाती है, जो सबसे बड़ा है मामला। चाय आदमी पिए जा रहा है दबा के, भाई चाय पी रहा है, फिर उठ रहा है, फिर चाय पी रहा है, एक कप रख रहा है, दूसरी चाय लपेट दे रहा है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, बीच बीच में भूखे रहना चाहिए, क्योंकि जब आप बीच बीच में भूखे रहते हो ना, तो लाइसोसोम क्या करता है, कचरा साफ करता है। लाइसोसोम क्या करता है भाई, कचरा साफ करता है। एनसीईआरटी ने इतना ही पढ़ाया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको भी और पढ़ाऊंगा। मैं आपको मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ध्यान से समझना, डायग्राम नहीं बना रहा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से क्या बनेगा, लयनकाय। तो बेसिकली ये जो लयनकाय बना, इसको कहते हैं प्राथमिक या प्राइमरी लयनकाय। ये जो गोल्जी बॉडी ने अभी ताजा ताजा लाइसोसोम बनाया है, ये जो गोल्जी बॉडी ने अभी ताजा ताजा लाइसोसोम बनाया है, ये है प्राइमरी लाइसोसोम। कौन सा बेटा, प्राइमरी लाइसोसोम है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है भाई। अभी इसमें वो जो एसिड हाइड्रोलेजेज भरे होते हैं, वो जो जल अपघटनी एंजाइम है, वो निष्क्रिय अवस्था में है। जल अपघटनी एंजाइम जो है अभी वो निष्क्रिय अवस्था में है। अभी प्राइमरी लयनकाय में
जल अपघटनी एंजाइम कैसे हैं? अभी वो निष्क्रिय हैं, जो जल अपघटन कराने वाले हैं। और ये एक पुटिका है, ये एक वेसाइकल है जिसमें कोई चीज भरी हुई है, इंडोसोम पुटिका कह लेते हैं इसको। इसमें कुल मिला के क्या भरा हुआ है? खाना भरा हुआ है। वो खाने का पैकेट है इंडोसोम, वो खाने का पैकेट है। और ये लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम, जहां पर जल अपघटनी एंजाइम अभी प्रेजेंट तो हैं लेकिन वो निष्क्रिय हैं, सक्रिय नहीं है। अभी जो खाने का पैकेट है, ये खाने का जो पैकेट है और ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, ये बेटा आपस में फ्यूज हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना? तो जब ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो अब ये जो बनता है इसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ये जो बना है ये है बेटा सेकेंडरी लयनकाय, सेकेंडरी लयनकाय है ये। अब क्या होगा? H+ का मूवमेंट होगा। हाइड्रोजन आयन जो हैं, हाइड्रोजन आयन जो हैं, ये हाइड्रोजन आयन बेटा साइटोप्लाज्म से जाएंगे कहां पर? लाइसोसोम के अंदर। तो एक दिन ऐसा आएगा जब pH हो जाएगा 5। ठीक है ना? साइटोप्लाज्म से H+ वो लाइसोसोम के अंदर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। तो लयन का यानी कि लाइसोसोम के अंदर pH की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जब ये pH की वैल्यू कम होती जाएगी तो एक दिन pH हो जाएगा 5। और जैसे ही pH हो गया 5, अब एंजाइम हो जाएंगे सक्रिय। अब एंजाइम क्या हो जाएंगे बेटा? सक्रिय हो जाएंगे। और जब एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे तो क्या कराएंगे? पदार्थों का अपघटन कराएंगे। पदार्थों का अपघटन, डाइजेशन कराएंगे भाई। पदार्थों का क्या कराएंगे? अपघटन कराएंगे, डाइजेशन कराएंगे। पदार्थों का अपघटन यानी कि डाइजेशन कराएंगे। अब क्या चीजें हैं? जैसे मान लो आपने क्या किया, मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, तो कुछ चीजें आपको समझ में आती हैं, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती। कुछ चीजें आपको समझ में आती हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो वैसे ही जब पदार्थों का अपघटन प्रारंभ होगा तो कुछ पदार्थ का अपघटन हो जाएगा और कुछ पदार्थों का नहीं हो पाएगा। तो जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, जो अपघटित पदार्थ है, जो क्या है बेटा? जो अपघटित पदार्थ है, जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, अपघटित पदार्थ यानी कि बेटा डाइजेस्टेड मटेरियल, ये डाइजेस्टेड मटेरियल तो क्या है? सेल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा भाई। पहले पदार्थ का अपघटन होगा, वहां से क्या मिलेगा? अपने को पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहां इकट्ठी हो जाएंगी। और वो जो बचा खुचा हुआ मटेरियल है, बचा हुआ अनडाइजेस्टेड पार्ट, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, उसको कहते हैं टर्सरी लयनकाय या रेजिडुअल बॉडी। कचरा जो बचा हुआ है, रेजिडुअल बॉडी, क्या कहेंगे भाई उसे? ये जो बचा हुआ बचा खुचा पदार्थ है उसे अनडाइजेस्टेड मटेरियल या टर्सरी लयनकाय कहा जाएगा, रेजिडुअल बॉडी कहा जाएगा। और ये जो रेजिडुअल बॉडी है, ये जो टर्सरी लयनकाय है, दरअसल ये उत्सर्जी पदार्थ है। ऐसा समझिए, ये उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसे क्या किया जाएगा? कोशिका के बाहर भेज दिया जाएगा। अरे कोई भी इंसान कचरा अपने घर में थोड़ी रखना चाहता है, बताओ बेटा। कोई भी इंसान हो वो अपने घर में कचरा थोड़ी रखना चाहता है। तो वैसे ही कोशिका भी अपने अपने अंदर क्यों कचरा रखेगी? कचरे को बाहर फेंकेगी। तो ये आपने सारी चीजें देखी, ये तो पहले ही पढ़ा दिया था, ये मैकेनिज्म है। ये जो लयनकाय बनता है वो प्राइमरी लयनकाय होता है जिसमें एंजाइम इनएक्टिव होते हैं। ये खाने का पैकेट है। जब ये दोनों मिलेंगे और हाइड्रोजन आयन जाएगा ल्यूमेन के अंदर, लयनकाय के, लाइसोसोम के, pH हो जाएगा 5, तो एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे और मटेरियल का डाइजेशन शुरू हो जाएगा। जितना मटेरियल डाइजेस्ट हो जाएगा वो सेल अपने पास इकट्ठा कर लेगी। फिर डाइजेशन हो चुका है, मिनरल वगैरह मिलेंगे
और जो ये वाला मटेरियल है बेटा अनडाइजेस्टेड मटेरियल, बचा खुचा पदार्थ, कोशिका उसको अपने से बाहर फेंक देगी, उसका उत्सर्जन कर देगी। क्लियर? चलो देखो इसको फटाफट से। लयन का पूरा हो गया बेटा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है वैक्यूल। इसके बाद हम लोग बेटा वैक्यूल पढ़ेंगे। बोलो भाई, देख लिया? देख लिया भाई? क्लियर है? बढ़िया। वैक्यूल का काम क्या है? अगली चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजधानी। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? राजधानी को और भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे आप इसे ना क्या क्या कह सकते हैं, रिक्तिका भी कह सकते हैं। राजधानी कह लीजिए या फिर रिक्तिका कह लीजिए। इंग्लिश में से क्या कह दिया जाएगा? वैक्यूल कह दिया जाएगा। बेटा बकलोल नहीं, वैक्यूल। हमेशा अपने बारे में मत सोचा करो। वैक्यूल का जो मुख्य कार्य है ना वो है परासरण नियमन। परासरण नियमन, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द सेल। परासरण नियमन यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द सेल। और अगर आप पादप कोशिका में देखें, अगर बेटा आप पादप कोशिका में देखें तो आयतन का लगभग 90% तक, 90% तक जो आयतन है वो वैक्यूल घेर लेती है। 90% तक का जो आयतन है कौन घेर लेता है उसको? वैक्यूल घेर लेता है बेटा। 90% तक जो आयतन है वो वैक्यूल घेर लेती है। मान लीजिए ये राजधानी है, राजधानी, तो इसमें जल भरा हुआ है, बहुत सारे आयन भरे हुए हैं, उत्सर्जी पदार्थ भरा हुआ है, वो सारी चीजें भरी हुई हैं जो कोशिका के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है ना? एंथोसाइनिन एक पिगमेंट होता है, अब उसकी आवश्यकता तो नहीं लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देता हूं। एंथोसाइनिन भरा हुआ है। इधर आप देखेंगे ये जीव द्रव्य है और ये राजधानी है। जो भी मटेरियल है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर सांद्रता होती है कम। जो भी मटेरियल है यहां पे सांद्रता कम है क्योंकि सब कुछ यहीं इकट्ठा हुआ जा रहा है। आप ऐसे समझो भाई, बात को समझो, मामला क्या है। अगर मान लो इतनी बड़ी सेल है तो उसमें ये लगभग इतना बड़ा वैक्यूल है, मान के चलो, तो सांद्रता जो है साइटोप्लाज्म में होती है कम। जिस भी किसी पदार्थ का आपको क्या कराना है? ट्रांसपोर्ट कराना है। उसकी सांद्रता जीव द्रव्य में कम है। आयन वगैरह की या जो भी चीजें हैं, आयन इत्यादि जो भी चीजें हैं, उसकी सांद्रता जीव द्रव्य में कम है और राजधानी में बेटा सांद्रता ज्यादा है। राजधानी में सांद्रता ज्यादा है। और चीजें कहां से जा जाके इकट्ठी हो रही हैं? तो आप कहेंगे कि सर चीजें तो जीव द्रव्य से राजधानी में जा रही हैं। मटेरियल जा रहा है साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर। जो भी मटेरियल जा रहा है वो साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल के अंदर एंथोसाइनिन भरा है, उत्सर्जी पदार्थ भरे, आयन भरे हैं, जल भरा है। जो चीजें कोशिका के लिए आवश्यक नहीं है वो भरी हैं। सांद्रता जो ज्यादा है वो साइटोप्लाज्म में कम है।
साइटोप्लाज्म में क्या बेटा, सांद्रता कम है, राजधानी में ज्यादा है, लेकिन मटेरियल जो है वो जीव द्रव्य से राजधानी में जाएगा। आप बताइए, अगर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है ट्रांसपोर्ट, तो उसे क्या कहेंगे, सक्रिय परिवहन कहेंगे बेटा। अगर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अगर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ये ट्रांसपोर्ट होता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, सक्रिय परिवहन कहेंगे। ऐसी बहुत सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, ऐसी बहुत सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराती हैं और इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। ये मेम्ब्रेन जो आपको दिखाई दे रही है, इस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। क्या नाम है भाई, टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट क्या है बताइए जरा, वैक्यूल का आवरण। टोनोप्लास्ट जो है वो वैक्यूल की कवरिंग है, वैक्यूल का आवरण है। यानी वैक्यूल कैसा हो गया, सिंगल मेम्ब्रेनस। हालांकि ये तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको। बताइए भाई, टोनोप्लास्ट, ये जो मेम्ब्रेन आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी भाई, ये मेम्ब्रेन जो है सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और ये जो सिंगल मेम्ब्रेन है, ये जो वैक्यूल की कवरिंग है, वैक्यूल की कवरिंग को हम लोग क्या कह देंगे, वैक्यूल की कवरिंग को हम लोग टोनोप्लास्ट कह देंगे। ठीक है। संकुचलशील राजधानी यहीं पर मैं आपको पढ़ा देता हूं, एनसीईआरटी ने भी पढ़ाया है, क्योंकि संकुचनशील राजधानी, संकुचनशील राजधानी, इंग्लिश में कह दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एनसीईआरटी कहती है कि ये अमीबा में उपस्थित होता है, अमीबा में प्रेजेंट होता है, ये उत्सर्जन में सहायक है। किसमें सहायक है भाई, उत्सर्जन में। एक तरीके से आप कहिए कि परासरण नियमन कराता है वहां पर, ये ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, परासरण नियमन का काम करता है। तो जो अमीबा है, अमीबा में भी छोटी छोटी राजधानियां उपस्थित होती हैं। और वो जो छोटी छोटी राजधानी है, बेसिकली जो अमीबा, अमीबा खुद ही छोटा है यार, वो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन कराता है, एक्सक्रीशन में हेल्पफुल है। दूसरा अपने को पढ़ना है यहीं पर एक और चीज, भोजन रसधानी। भोजन रसधानी इंग्लिश में कह देते हैं फूड वैक्यूल। और बच्चों जो भोजन रसधानी है, जो फूड वैक्यूल है, ये भोजन रसधानी, ये फूड वैक्यूल कहां पर प्रेजेंट है, आप कहेंगे कि आद्य जीवों में उपस्थित। आद्य जीवों यानी कि प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्ट में उपस्थित। और इसका निर्माण कैसे होता है, तो आप कहेंगे कि भोज्य पदार्थ के निगलने से होता है, भोज्य पदार्थ के निगलने से होता है। जैसे यहां पर ये क्या कर रहा है, ये बाकी सारी चीजें अटरम सटरम इकट्ठा कर रहा है, ये जो प्लांट का वैक्यूल है, प्लांट का वैक्यूल, प्लांट के वैक्यूल को पता है आपको, सैप वैक्यूल भी कह दिया जाता है। प्लांट के वैक्यूल को सैप वैक्यूल कहते हैं, क्योंकि यहां पर सैप भरा हुआ है। राजधानी का मतलब भी वही होता है बेसिकली। तो वैसे ही अगर कोई वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर बने जो खाना, खाने को निगलने के बाद खाना जिसमें रख लिया गया हो, फूड रख लिया गया हो, तो बेटा उसे कह दिया जाता है भोजन रसधानी। क्या कह दिया जाता है उसे, भोजन रसधानी कह दिया जाता है बेटा। एक बार फटाफट से देख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं आपके लिए होमवर्क जुगाड़ लेता हूं। यकीन का मॉड्यूल कहाँ गया, देख लिया भाई यहां तक सबने।
बढ़िया। बेटा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको होमवर्क करना है, ये सब लोग जरूर करिएगा। एक्सरसाइज 1, जिसने जो पहले कर लिया ठीक, नहीं किया तो वो भी कर लें, 1 से 57 तक। ठीक है, यहां तक कर लीजिएगा, बाकी अगली क्लास में कर लेंगे। समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।